हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और इसके साथ साथ लेक्चर वीडियो जरूर देखा करें। अगर आपने पहले की नहीं देखी है तो भी जरूर देखें। और अब थोड़ा सा लेक्चर वीडियो भी धीरे धीरे साथ में बनाती हूँ और उसकी वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो उसे भी जरूर देखें। आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, टीजीटी, पीटी, एलटी, यूजी नेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ग्रेशियस, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, लास्की। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लास्की। ठीक है, तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? वो प्रस्तुत किया लास्की ने। लास्की 20वीं शताब्दी के महान राजनीति शास्त्री माने जाते हैं। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी के महान राजनीति शास्त्री माने जाते हैं और उन्होंने उदारवादी परंपरा का ऐतिहासिक विश्लेषण किया। ठीक है, और उसकी आलोचना की और उसे सही आधार पर खड़ा करने की इन्होंने चेष्टा भी की। और मिल और ग्रीन 19वीं शताब्दी के सकारात्मक उदारवादी थे। मिल और ग्रीन, टीएच ग्रीन, ये लोग क्या थे? सकारात्मक उदारवादी थे। तो लास्ट की 20वीं शताब्दी के आलोचनात्मक सकारात्मक उदारवादी थे। लास्ट की क्या थे? ये 20वीं सदी के आलोचनात्मक, ठीक है, ये आलोचनात्मक सकारात्मक उदारवादी थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लास्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन दिया? सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्र चिकित्सा के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए। डी है चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन दिया चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, देखिए उदारवाद का राजनीतिक आधार सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा जॉन लॉक का दर्शन है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति अधिकारों की हिफाजत के उद्देश्य से हुई, सामाजिक समझौते के द्वारा हुई। दूसरा पॉइंट है कि राज्य तथा शक्ति के संबंध का आधार आपसी क्या है? समझौता है। ठीक है, और जब कभी भी राज्य समझौते की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको भंग करता है तो उसके खिलाफ बगावत करना व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी है। ठीक है, ये चीजें। और तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक नियंत्रण हुक्म चलाने की बजाय कानूनों के माध्यम से अच्छी प्रकार हो सकता है तथा कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। यानी कानूनों का आधार क्या है? विवेक, समझबूझ। ठीक है, ना कि आदेश। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति, प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा, या डी है खूनी क्रांति से आएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा धीमे धीमे आएगा। ठीक है, फेबियन समाजवादियों की मान्यता है कि उपयुक्त जो क्षण है उनका धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना चाहिए? उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य पूर्वक। ठीक है, प्रतीक्षा, धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। परंतु वह क्षण उपस्थित होने पर एकदम पूरे वेग के साथ क्या करना चाहिए? उसका उस पर प्रहार करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर वह क्षण उपस्थित हो जाता है तो उस पर क्या करना चाहिए? पूरे वेग के साथ प्रहार करना चाहिए, अन्यथा सारी जो प्रतीक्षा है वो क्या होगी? वो व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, और फेबियन समाजवादी का गुरु मंत्र यह था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए, और इंग्लैंड के लोगों में यह विश्वास पैदा करने का श्रेय फेबियन सोसाइटी को ही है। ठीक है,
कि समाजवाद शांतिपूर्ण सामाजिक पुनर्निर्माण का सही रास्ता है और यह हिंसा, विप्लव, व्यापक विनाश का रास्ता नहीं है समाजवाद। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्क्सवाद ने पॉलिटिशियन, प्लेबियन, गिल्ड मास्टर, जार्मेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग में विवाह के संबंध में, या नस्लीय संघर्ष के संबंध में, या नस्लीय सहयोग के संबंध में? राइट ऑप्शन आ जाएगा वर्ग संघर्ष के संबंध में। तो मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका कर उन्होंने विशेष बल दिया। ठीक है। मार्क्स और एंजल्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन, ठीक है, धनवान और जो निर्धन है, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, उन लोगों के बीच का यह संघर्ष जो है वो समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजाति समुदाय, ठीक है, जब से आदिम जो जनजाति समुदाय था उसका वो लुप्त हुआ है, खत्म हुआ है। और पैट्रिशियन, फेबियन और गिल्ड मास्टर जर्मन का वर्णन वर्ग संघर्ष के संबंध में किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? दार्शनिक उपागम, आर्थिक उपागम, या आध्यात्मिक, या समाज शास्त्रीय? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज शास्त्रीय। देखिए ये सब समाज शास्त्री हैं। राजनीति विज्ञान में जब से राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं ने सामाजिक आधार में अभिरुचि पैदा हुई तब से उसमें समाज विज्ञान की जो संकल्पनाएं थी, विधियां थी, उनके प्रयोग को क्या मिला? बढ़ावा मिला। ठीक है, और इसका परिणाम एक नए विषय राजनीतिक समाज विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, के रूप में सामने आया। और इसके प्रमुख समर्थकों में मैक्स वेबर हैं, रॉबर्ट मिशेल्स हैं, पैरेटो हैं, इमाइल दुर्खीम हैं। ठीक है, ये सब लोग हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन है, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, या बी है मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, सी है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, या अस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत? राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए चार्ल्स डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय, यानी जो योग्य होगा वो जिएगा, जो योग्य नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो योग्यतम की विजय, ये है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। उस सूत्र को आधार बनाकर स्पेंसर ने इस निष्कर्ष पर, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो पहुंचता है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप, ठीक है, इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य दीन दुखियों की सहायता राज्य को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना उसके विकास में बाधक होगा। यानी जो दीन है, दुखी है, यानी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है? जो कमजोर है, जो दीन दुखी है, वह धीरे धीरे अपने योग्यतम को बढ़ावा दो। ठीक है, योग्य बचेंगे और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, जो योग्य होंगे वो बचेंगे, जो ऐसे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो जो दीन दुखी है, कमजोर वर्ग है, जो दीन दुखी है, उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए राज्य को, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका ध्यान देने से राज्य क्या होगा, उसके लिए उसमें विकास जो होगा राज्य का, उसमें वह बाधा उत्पन्न करेगा। यानी ये लोग क्या करते हैं, दीन दुखी, ये इनके हिसाब से बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको इनके हाल पर छोड़ दो, उन पर तरस मत खाओ। जैसा कि आजकल कल्याणकारी राज्य है, तो इस व्यवस्था को इन्होंने नहीं माना है और इन्होंने कहा है कि जो है डार्विन के सिद्धांत का जो है उस पर चलो। ठीक है, यानी योग्यतम को
जो है जिसमें विजय हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ये जो है किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचार का अनुकूल पाते हैं, तो डार्विन का जो अनुकूलतम सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण सम्मेलन आंदोलन पर, बी है सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, सी है कृषकों श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और अध्यापक व्यापक हड़ताल पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। ठीक है, देखिए फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमादित्य संघवाद के रूप में, श्रम संघवाद जिसे कहते हैं, श्रम संघवाद के रूप में उभर कर सामने आया, विकसित हुआ। और इसके अनुसार श्रम संगठन जो है उसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र होंगे, और समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उसे लाने के लिए उत्पादन के जो साधन हैं और उद्योग हैं, और उद्योगों पर कामगार जो हैं और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आम हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक जोर दिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, या राज्यहीन समाजवाद से, या फेबियन समाजवाद से? राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, स्वप्निल समाजवाद। ठीक है, क्या स्वप्निल, ठीक है, स्वप्निल समाजवाद। देखिए थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे जो विचारक हैं, इन्होंने स्वप्निल समाजवाद के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। और मार्क्स के पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों ने समाज की तत्कालीन जो दशा थी, ठीक है, तत्कालीन जो स्थिति थी, दशा थी, उससे उबरकर अपने मन के असंतोष को स्वप्न लोक जिसे कहते हैं हम, अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं ना हम लोग, कभी कभी तो लगता है ऐसा ही हो, और ऐसा हो जाए तो काश क्या कहने, तो स्वप्न लोक की जो मधुर कल्पनाएं हैं, ठीक है, सपने अच्छे भी आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे सोचते हैं, तो कल्पनाओं से बहलाने की कोशिश इन्होंने की। और इन्होंने कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जिसके आधार पर जो यथार्थ है, जो जैसे कि हम अच्छा अच्छा सपना तो देखते हैं कि हम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, हम ये बन गए, हम ये हो गए, हमें ये हो गया, लेकिन नींद जब खुलती हमारी तो क्या होता है? नींद खुलती जब हमारी तो पता चला हम तो आराम से लेटे पड़े हैं, सो रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज, यानी यथार्थ जो धरातल है, जिसे हम धरातल कहते हैं, यथार्थ, एक्चुअल। ठीक है, तो यानी सपने तो देखना बहुत अलग चीज है ना, स्वप्न लोक मधुर कल्पनाएं, यानी अच्छी अच्छी कल्पना करिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए, मधुर कल्पनाओं से हम क्या कहते हैं, सोचते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, तो उससे मल बनाने की कोशिश की थी। और उन्होंने ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं दिया जिसके आधार पर यथार्थ को धरातल पर उतारा जा सके। तो ये है थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है, तो स्वप्निल समाजवाद से, इसीलिए इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्ग राज्य का प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। उदारवाद से मेल पूछा है, देखिए बुजुर्वा राज जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, बुजुर्वा राज। ठीक है, उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या मानता है, सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इंपॉर्टेंट मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए, और इसके लिए सीमित राज्य की अवधारणा की व्याख्या कर देनी, जो राज्य का कार्य है वो बहुत सीमित होना चाहिए, एक तरीके से बस वो पुलिसमैन का कार्य करे और कम से कम, ठीक है, शासन करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्तियों को उनके उस पर छोड़ दे, ते है क्या, ये मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सीमित राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है, और प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य व सीमित सरकार उदारवाद से मेल खाता है, तथा बुजुर्गवा राज्य जो है वो मेल
नहीं खाता, ये मार्क्सवादी विचारधारा एक तरीके से मान सकते हैं, तो उससे मेल खाता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार, इन सब चीजों में सीमित सरकार की बात करते हैं, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ये है, जो कि मेल नहीं खाता है, और ये तीनों मेल खाते हैं। 10 क्वेश्चन है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का, या वैज्ञानिक समाजवाद का। ठीक है, और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाद का। राज्य साधन है साधन है, ये सिद्धांत किसका है, यह व्यक्तिवाद का है। ठीक है, इनके अनुसार राज्य जो साधन है साध्य नहीं है। ठीक है, यह व्यक्ति के विकास के लिए सहायक है। ठीक है, तो एक साधन हुआ। उदारवाद के जो प्रारंभिक, ठीक है, चरण है, उसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक चरण को व्यक्तिवाद कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप का सिद्धांत जो है, ठीक है, का पालन करना चाहिए। और व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति अपना हित स्वयं समझते हैं, यानी उन्हें स्वयं इतना ज्ञान होता है, उन्हें इतना अनुभव होता है, वो अपना अच्छा और बुरा खुद ही समझते हैं। आप अपना अच्छा बुरा समझते हैं, हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं, तो इनका कहना है कि व्यक्ति जो है उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, यानी उसे खुद ही पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो व्यक्तिवादी जो विचारक है वो मानते हैं कि व्यक्ति अपना हित स्वयं समझते हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, अर्थात यह विचारधारा जो है संपत्तिशाली का हित। ठीक है, यह विचारधारा किसका, संपत्तिशाली का हित चाहता है। व्यक्तिवादी राज्य को केवल साधन मानते हैं और व्यक्ति को साध्य माना इन्होंने, और व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी। ठीक है, इतनी सारी चीजें, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे व्यक्तिवाद कहा जाएगा। क्योंकि देखिए अभी हमने बात की थी न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी कम से कम हस्तक्षेप, कम से कम शासन, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो संपत्तिशाली होगा वह तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो गरीब होगा, दुखी होगा, कमजोर वर्ग, उसे क्या होगा, वो तो दब जाएगा ना वहां पे, उसकी कौन सुन रहा है। ठीक है, तो राइट ऑफ, व्यक्तिवादी जैसा कि विचारधारा चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है इनका, और व्यक्तिवादी व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही अपने संपूर्ण चिंतन को विकसित करता है, और यह व्यक्ति के जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का क्या करता है, समर्थन करता है। नेक्स्ट है, उदारवाद किसका हित चाहता है, अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, या सबका। ठीक है, तो इनके अनुसार जब बात की जाती है तो ये धनवानों का हित चाहते हैं। एक तरीके से उदारवाद कहने को है, लेकिन ये किसका हित चाहता है, धनवानों का, क्योंकि राजनीति विज्ञान की प्रथम विचारधारा उदारवाद मानी जाती है। ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, ये कौन है, जॉन लॉक, ये हैं उदारवाद के जनक। ठीक है, और इनका मानना है, लॉक का मानना है कि व्यक्ति जो है इतना समझदार होता है कि वो विवेकशील प्राणी है, उसे सब पता है क्या करना है। ठीक है, तो इनके अनुसार व्यक्ति एक ऐसी विचारधारा, उदारवाद एक ऐसी भी जिसके चिंतन का केंद्र व्यक्ति होता है और स्वतंत्रता से रचनात्मक समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है, समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में, या फांसीवाद में। राइट ऑप्शन हो जाएगा उदारवाद में। ठीक है, उदारवाद का जनक जैसा कि जॉन लॉक को माना जाता है, और लॉक का मानना है कि व्यक्ति क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, यह विवेक है, इसके अंदर समझ है, सोच है। ठीक है, और लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेक से प्राणी। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जैसे कि पहला है, मैंने कई बार बताया भी है पहले, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जरूर ध्यान दें, जीवन का अधिकार। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है, ठीक है, ये दूसरा है, और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इन्होंने जो इसमें
इसीलिए संपत्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों चीजों को इन्होंने प्राथमिकता दी है और इसे प्राकृतिक अधिकार बताया है जॉन लॉक ने। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ क्या है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, ठीक है, और यहाँ पे पोप होगा, पोप लिखा गया है, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल, रोम के मुख्य चर्च की घंटी। राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी के फांसी शब्द की उत्पत्ति इतावली शब्द, ठीक है, इटली इतावली शब्द है, किससे? फांसी हो, ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। और डंडों का गट्ठर, डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़ी के मुठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है, ठीक है, जो डंडा है, डंडों का गट्ठर है, ठीक है, जैसा कि वो जो उसका मुठ होता है, जो हाथ में पकड़ने वाला चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। और फांसीवादी विचारधारा को उधर प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसोली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, इटली। समझ गए होंगे आप, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। और जो है फैसियो शब्द से बना है, जिसका प्रतीक है कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है, कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है, लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है। और फांसीवादी जो है, इनका उद्देश्य मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुआ था और एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा कहते हैं इसे? सर्वाधिकारवादी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीयता का विरोध किया व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने या गांधीवाद ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फांसीवाद ने। ठीक है, इसने किसका विरोध किया? अंतरराष्ट्रीयता का। देखिए, तानाशाही या सर्वाधिकारवादी, इसे सर्वाधिकारवादी भी कहते हैं और तानाशाही भी कहते हैं। ठीक है, तो तानाशाही या सर्वाधिकारवादी, ठीक है, ये जो है विचारधारा यानी नाजीवाद और फांसीवाद अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करके साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? ये साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। फांसीवादी विचारधारा राज्य के लिए युद्ध को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, ये किसको? युद्ध को बहुत जरूरी मानता है, सर्वोपरि मानता है। और यह विचारधारा राज्य को सब कुछ मानता है और ये राज्य को दल एवं व्यक्ति दोनों से श्रेष्ठ मानता है राज्य को, और राज्य के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। यह उपनिवेशवाद का समर्थन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फांसीवाद विश्वास करता था राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, या राज्य और दल और एक दूसरे से अलग है, राज्य और दल एक ही है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य जो है वो दल से श्रेष्ठ है। तो फांसीवाद में सर्वाधिकारी विचारधारा जो मानव जीवन के प्रत्येक आयाम पर नियंत्रण का दावा करता है और यह दल की तुलना में राष्ट्र को प्राथमिकता देता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, फांसीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमानता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, डी है परिवार और ग्रामों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर हो। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। तो फांसीवादी का जन्म जैसे कि इटली में हुआ और इसके अनुसार राष्ट्र राज्य का आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया है। और फांसीवाद का नारा है एक राष्ट्र। ठीक है, फांसीवाद का क्या नारा है? एक राष्ट्र, एक दल, ठीक है, और एक नेता। ठीक है, एक नेता, ये है इनका जो है एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता, इनका नारा है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि फांसीवादियों के अनुसार, ठीक है,
जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिजात वर्ग। देखिए, फांसीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाही शासनों से समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 इटली, ठीक है, में स्थापित हुई और सर्वाधिकारीवादी राज्य का सिद्धांत और फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है और इसीलिए फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक था इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन था? तो हिटलर था। और 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजीवादी दल की स्थापना की थी और जर्मन वर्कर्स जर्मनी का हिटलर था, पार्टी का संस्थापक हिटलर था और 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था और एक राष्ट्र एक नेता का इसने नारा दिया था। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी थोड़ा सा फायदा हो, लाभ मिले। और आशा करती हूँ कि वीडियो पूरी जरूर देखे होंगे आप और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।